अस्सलामुअलैकुम मैंने वेरी गुड मॉर्निंग जौहर लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे और जनाब अपना ख्याल रख रहे होंगे। साथ ही साथ ये जो मौसम है ना, जो चेंज होता जा रही है, ट्रांजिशन पीरियड जो आता है वेदर का, इसमें अपने आप का भी ख्याल रख रहे होंगे। वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले मैं भी इसका शिकार हो चुकी थी और मेरे जैसे बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि जनाब गला ख़राब, फ्लू और बुखार जो है ना, उनको ये इस मौसम में होता जा रहा है क्योंकि ये मौसम ठंडा गर्म हो जाता है हमारे लिए। ठंडे पानी भी पी रहे होते हैं, फिर खुनकी भी महसूस की जा रही होती है, कभी गर्म ग़िज़ाएँ खा रहे होते हैं। तो ये मिक्स वाला जो मौसम होता है ना, उससे हमें बचना ही चाहिए। ख़ास तौर पर बच्चों के लिए एहतियात ज़रूर बरतें और जो हमारे घर में बुज़ुर्ग रहते हैं उनके लिए भी एहतियात ज़रूर बरतनी चाहिए। अलबत्ता इसके ऊपर आज मैंने बात नहीं करनी थी, खाने पीने के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन आज मैंने बात करनी थी अपने शो के आगाज़ में कि जनाब हमारे ताल्लुकात इतने खूबसूरत होते हैं, लेकिन सिर्फ माफ़ ना करने की वजह से ना, या किसी को उसकी गलती के ऊपर दोबारा से कह लें कि एक मौका देना चाहिए हमें भी, हम आसानी से अपने रिश्तों को परवान चढ़ा सकते हैं, मोहब्बत का एलिमेंट जो है उसको फ़रोग दे सकते हैं। वरना तो जनाब कीना और ये हसद और ये सारे मामला जो है ना, यही हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनकर रह जाएंगे और जिनकी वजह से फिर हम परेशानी, मुसीबत और स्ट्रेस एंजाइटी का शिकार होते जाएंगे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है फिर हमारे पास। अगर हमने इस एक चीज़ को जो है ना अपने लिए उसका इंतखाब करें तो दूसरों के लिए भी हमें वही इंतखाब करना चाहिए। तो ये आज का हमारा पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ सेहत के मुतालिक बात कर लेते हैं और आज हमने बात करनी है ख़वातीन एथलीट्स के हवाले से जो अपनी जिस्मानी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए मेहनत के साथ साथ सख्त ट्रेनिंग्स भी करती हैं, मुतवाज़न ग़िज़ा और नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करती हैं। ताहम इस कारकर्दगी को कायम रखने के लिए ना चंद अहम ग़िज़ाई अज्ज़ा हैं और जिस्मानी अवामिल हैं जिनका मुतवाज़न होना नहायत ज़रूरी है। ख़वातीन एथलीट्स के लिए आयरन, कैल्शियम और हार्मोन्स का तवाज़ुन सिर्फ कारकर्दगी बढ़ाने का ज़रिया नहीं होता, बल्कि एक मजमूई सेहत के लिए भी बुनियादी हैसियत रखता है। अगर इन अनासर में अदम तवाज़ुन पैदा हो जाए तो ना सिर्फ खेलों में उनकी जो कारकर्दगी है वो मुतासर होती है, बल्कि उनकी सेहत को भी ख़तरा लाहक हो सकता है। लिहाजा इन तीनों का बराह रास्त असर ख़वातीन की तवानाई पर होता है, हड्डियों की मजबूती पर होता है, माहवारी और मजमूई जो जिस्मानी कारकर्दगी है उस पर होता है। अगर किसी एक में भी अदम तवाज़ुन पाया जाए ना, तो ख़वातीन एथलीट की सेहत को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, आज के प्रोग्राम में हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए ज़शान महमूद ने आज हमें ज्वाइन किया है, जो कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो उनसे बात करते हैं। ज़शान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ज़शान, जितनी भी ख़वातीन इस वक्त हमें देख रही हैं, या ख़ास तौर पर वो जो एथलीट्स हैं, जो किसी न किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती हैं और उन्होंने जाना होता है स्पोर्ट्स के लिए, खेलों के लिए, तो उनके लिए अपनी ग़िज़ा का ख़याल रखना और दूसरा न्यूट्रिशन डेंस ग़िज़ा खाना कितना ज़रूरी है और उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? देखें, इसमें सबसे पहले तो हमें ना डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि एथलीट्स बेसिकली होते कौन हैं। फ़ीमेल एथलीट्स के अंदर हम लोग इस चीज़ पे बात करते हैं कि या तो वो प्रोफेशनल खेलते हों या फिर उन्होंने कम्पीट किया हो प्रोफेशनली किसी लेवल पर, और जो एथलीट होता है ना वो हमेशा पंक्चुअल होता है और डिसिप्लिन्ड होता है। बहुत ज़्यादा वो डिसिप्लिन्ड होता है, वो अपनी डाइट और ट्रेनिंग को लेके बहुत ज़्यादा उसको फॉलो करता है। लेकिन स्टिल फीमेल्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर इस तरह की जो डेफिशिएंसीज़ हैं इसका बहुत ज़्यादा शिकार होती हैं। इसमें आयरन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, ये एक कॉमन डेफिशिएंसीज़ हैं, ठीक है। और हमें ज़्यादातर फीमेल्स को यही सुना देखा है उनको करते हुए भी कि कार्डियो पे ध्यान देते हैं बहुत ज़्यादा, कि जी हमें कार्डियो करना है, हमें वेट लॉस करना है और हमें अपनी फ़ैट को कम करना है। फ़ीमेल्स के लिए जो फ़ैट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा। मेल्स के लिए भी होता है लेकिन फ़ीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन सर्टेन लेवल कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि 22% बॉडी फैट जो है वो फीमेल्स में होना चाहिए, एटलीस्ट 22। सम क्लेम्स टू बी 15%। सो 15 से नीचे जब कोई आता है परसेंटेज में, सिंगल फिगर्स में आने की कोशिश करते हैं, मर्द हजरात तो आ जाते हैं, ईज़िली आ जाते हैं और उनका
आई डोंट से कि वो भी ठीक है बात कि वो सिंगल डिजिट्स में आए मर्द भी, लेकिन फीमेल्स जो हैं वो बहुत जल्दी सिंगल डिजिट्स जो फैट्स के परसेंटेज हैं उसमें आ जाती हैं। उसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, उन हार्मोन्स के अंदर आपको आइडिया है एस्ट्रोजन का नाम लिया जाता है बहुत ज़्यादा, इट्स अ मास्टर हार्मोन फॉर फीमेल्स, और उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी हार्ट हेल्थ के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोन्स की मैच्योरेशन के अंदर, बोन हेल्थ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वो कैरी करवाता है जो माइक्रो मिनरल्स होते हैं आपके ब्लड में से, आपके मिनरल्स को बोन्स पर डिपॉजिट करवाने में एस्ट्रोजन का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। तो एस्ट्रोजन जो है, अच्छा, और एस्ट्रोजन बनता कैसे? एस्ट्रोजन फैट से बनता है। जितना बॉडी का फैट परसेंटेज कम हो जाएगा एस्ट्रोजन लेवल उतना ही कम हो जाएगा। मेल्स के अंदर भी अक्सर आपने बॉडी बिल्डर्स का नाम देखा है, वो हार्ट अटैक हो जाता है उनको, क्यों? फैट परसेंटेज कम होती है, एस्ट्रोजन बनता नहीं है। मेल्स में भी होता है एस्ट्रोजन, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में होता है, टेस्टोस्टेरोन थोड़ा ज़्यादा होता है। फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन जो है वो मास्टर होता है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो थोड़ा कम होता है। सो मेल्स के अंदर हार्ट अटैक्स और इस तरह की चीज़ें ये भी इसी वजह से होती हैं कि जब आप अपना बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा लो कर देते हैं, एस्ट्रोजन बनता नहीं है, एस्ट्रोजन का प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है हार्ट के लिए, एस्ट्रोजन बनता नहीं है और वो हार्ट अटैक्स की तरफ हार्ट अटैक्स की तरफ भी लेकर जाता है। अच्छा, यूजुअली वो चाहे एथलीट्स हों ख़वातीन या फिर नॉन एथलीट्स हों, आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी ये तो पाई जाती है हम ख़वातीन के अंदर। यूजुअली कहा जाता है जी कि खून की कमी है, या हड्डियों में अगर आपके दर्द है तो आपको कैल्शियम, विटामिन डी की जो है ना वो कमी होगी। तो इसके लिए अगर एथलीट्स जो ख़वातीन हैं उन्होंने कमी पूरी करनी है कैल्शियम या आयरन की, तो वो किस तरह पूरी कर सकते हैं? कौन कौन से ऑप्शंस हैं उनके पास? देखिए, पाकिस्तान के अंदर फीमेल्स का स्पोर्ट्स की तरफ आना ना बड़ा कम रुझान है, पहली बात तो ये, और ऊपर से प्रोफेशनल एथलीट्स फीमेल्स आई डोंट थिंक सो कि इतने ज़्यादा हैं, हम उन्हें गिन सकते हैं, हमारे पास उनकी काउंटिंग होगी, कम है हमारे पास। और जो ये सारा कुछ करती हैं वो बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि मिसकंसेप्शन, मिस इन्फॉर्मेशन, मिस गाइडेंस से गुजर कर अगली स्टेज पर जाती हैं। ठीक है, हमारी कम्युनिटी में बेसिकली जो गली मोहल्ले और जो पार्क्स के अंदर जो फीमेल डिस्कशंस चल रही होती हैं वो यही होती है कि जी भागना दौड़ना है, कार्डियो करना है, ये करना है। उससे निकल कर जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर कोचिंग जब किसी को मिलती है तो वो फिर एक प्रोफेशनल एथलीटिज़म की तरफ जाता है, एथलीट बनता है। उसमें जो प्रॉपर गाइडेंस जो है ना उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मैं आपके प्लेटफॉर्म को यूज़ करके ये लाजमी बताऊंगा कि फ़ीमेल्स के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वो कार्डियो ना करें, कोई मसला नहीं इसके अंदर, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। ठीक है, कार्डियो हम हमारे जिम्स के अंदर अक्सर मैंने भी देखा है कि तकरीबन आधा घंटा, एक घंटा जो है वो फीमेल्स सिर्फ कार्डियो पे ध्यान देती हैं, तो वो इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वो फैट को लो करती रहती हैं और अपना प्रोटीन मास भी गिरा देती हैं। इवन के पाकिस्तान की जो डोमिनेंट डाइट है उसमें प्रोटीन इतना ज़्यादा है नहीं। हम चपाती ज़्यादा खाते हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है, प्रोटीन की कमी है हर बंदे के अंदर। मैं तो ये कहूँगा कि जनरल पॉपुलेशन के अंदर भी प्रोटीन की कमी है। तो मेल्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन जो है वो तो हम अगर मैं खुद काउंट करूँ यहाँ पे कोई जो जनरल पॉपुलेशन है उनसे पूछें कि आपने पूरे दिन में कितना प्रोटीन खाया है तो तकरीबन 70-80 ग्राम्स पूरा होता है। वो तो एक बच्चे के लिए भी ज़रूरी नहीं है, मैं तो ये समझता हूँ। मतलब कार्ब्स की क्वांटिटी हमारी डाइट के अंदर ज़्यादा है डेली रूटीन, ऑफ कोर्स, और बहुत ज़्यादा है, वो थोड़ी सी भी ज़्यादा नहीं है। कार्ब्स जो है वो इंटायरली 200% ज़्यादा है हमारी डाइट के अंदर। डिपेंड ही कार्ब्स पे कर रहे होते हैं कि सुबह उठे हैं तो हमने रोटी खानी है या फिर पराठा खा लेना है, तो उसके साथ हमने प्रोटीन का अच्छा इंटेक नहीं लेना है। इसी को मैं बताना इसलिए चाह रहा था कि जब प्रोटीन का इंटेक हमने किया नहीं है, रेड मीट या ऑर्गन मीट, इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मौजूद है आयरन की, बिल्कुल सही है, तो वो आयरन कंज्यूम ही नहीं होता फीमेल्स। मेल्स भी नहीं कर रहे, फीमेल्स तो बिल्कुल भी नहीं कर रही। फीमेल्स का थोड़ा सा इस तरह भी इशू है कि मंथली जो उनके इश्यूज होते हैं उस वजह से उनका आयरन लॉस भी चल रहा होता है, और एस्ट्रोजन की कमी और फैट की कमी की वजह से ऑलरेडी उनके ये इश्यूज जो हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो इसको हम बेसिकली कहते हैं एक फीमेल ट्राइएड, कि वो तीनों तरफ से फैक्टर्स जो है ना वो इसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं कि बोन मिनरल डेंसिटी कम हो रही है, आयरन कम हो रहा है, कैल्शियम कम हो रहा है, फास्फोरस कम हो रहा है, पोटेशियम कम हो रहा है बॉडी के अंदर। तो एक मिलजुल कर ये जो पूरा एक इफेक्ट बनता है वो सारा यही बनता है, एनीमिया बनता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस। बाकी जो प्रॉब्लम्स है फिर उनका सामना करना पड़ता है, फिर आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है।
एक और गेस्ट हैं जिनसे हमने आपकी मुलाकात करानी है। खाने पीने की बात हो ही रही है तो क्यों ना आपको खाने पीने की रेसिपीज़ भी बताई जाएं। तो शेफ़ अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे प्लेटफॉर्म पर आते रहते हैं और क्या ही कमाल रेसिपीज़ आपके लिए हमारे लिए लेकर आते हैं ताकि हम घर में अच्छी अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ ट्राई कर सकें। तो क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं और फ़िश का सीज़न है, फ़िश बहुत मज़े से खाई जाती है और बनाई भी जाती है, तो आज ऐसी ही फ़िश की रेसिपी जो है ना शेफ़ अली रज़ा हमारे साथ शेयर करेंगे। तो आइए उन्हीं की तरफ चलते हैं। शेफ़ अली आपको वेलकम कहते हैं, कैसे आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आज क्या रेसिपी लेकर आए हैं? आज हम बनाए हैं सालमन फ़िश स्टेक। सैल्मन फ़िश स्टेक, जी, वाह जी वाह, क्या बात विद है। वेजिटेबल मैश पोटैटो, ओके, और उसके साथ वो बनेगी ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस की सॉस। ऑरेंज जूस की सॉस बनेगी विद वेजिटेबल्स एंड मैश्ड पोटैटो। जी जी, मैश पोटैटो। ठीक है, तो उससे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। तो ज़रा हमारे देखने वालों को बताइए कि जो टाइटल आपने जीता है वो किस चीज़ का टाइटल है? वो पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने मुझे दिया है। अच्छा, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मैं शेफ़ एसोसिएशन का एग्जीक्यूटिव मेंबर बन गया हूँ। जी, ठीक है, मतलब आप और ज्यादा बड़े शेफ बन गए, क्या बात है। पहले तो आप बड़े थे, अब और ज्यादा बड़े बन गए, तो बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको इसी तरह जो है ना वो तरक्की देता रहे। और ये फुटेजेस हैं शेफ अली के, जो वो कंपटीशन हुआ था, ये सेरेमनी हुई थी, जी जी, सेरेमनी ये उसकी सारी फुटेजेस है जो अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें शेफ अली को जो है ना वो एक टाइटल से नवाजा गया है और ये सारी फुटेजेस हैं। तो हमारे लिए भी एजाज़ की बात है कि आप यहाँ पर आते हैं और इतनी ज़बरदस्त जो रेसिपीज़ है वो हमारे साथ और हमारे देखने वालों के साथ जो है ना वो शेयर की जाती हैं। तो ये कब हुआ था ये इवेंट? ये अभी 7 अक्टूबर को हुआ है। अच्छा, 7 अक्टूबर को हुआ है। तो यहाँ पर कितने लोग थे और जिनमें से आपको जो है ना वो उसका मेंबर बनाया गया? अभी ये 7 मेंबर बने हैं पाकिस्तान से। अच्छा, शेफ एसोसिएशन के 7 मेंबर हैं। ओके, मतलब ये इंटरनेशनल एसोसिएशन है? जी जी, इंटरनेशनल एसोसिएशन है। सही है जी, तो वहाँ पे हज़ारों लोग थे, पूरे पाकिस्तान से आए हुए थे लोग। अच्छा, और उसमें से आप सेलेक्ट हुए? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, ये भी एक अपने आप में एक बड़ा एजाज़ है। तो चले जी, ये तो खुशी चलती रहेगी माशाल्लाह आपकी, आप इसी तरह तरक्की करते रहें। अब हमें थोड़ा सा गाइड करें कि हमें इस रेसिपी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। सालमन फ़िश बनानी है आज। सालमन फ़िश लेनी है हमने, ये होती है विद स्किन होती है और विदाउट स्किन होती है। तो उसकी मैरिनेशन के लिए हमने लेना है लेमन जूस, ओके, और गार्लिक पाउडर और बटर। जी जी, लेमन जूस और गार्लिक पाउडर। जी, ठीक है। और उसके बाद जो मैश पोटैटो है, मैं उसको पोटैटो को बॉईल करना पहले। ओके, बॉईल करने के बाद उसको हमने करना है, सोते करना है। अच्छा, उसको लगना वाइट पेपर, चिकन पाउडर और साल्ट का टेस्ट लगाना है। ठीक है। ठीक, उसके साथ वेजिटेबल है, वेजिटेबल आप स्टीम भी ले सकते हैं और ब्लांच करके सोते करके भी आप ले सकते हैं साथ। ठीक है, ठीक ठीक है, है, अपनी मर्जी है। जी जी। और इसके साथ सबसे अच्छी जो फिश वेजिटेबल है वो होती है ग्रिल फिश और ग्रिल वेजिटेबल्स। जी जी, वो सबसे अच्छी, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, तो ज़्यादा लोग उसे रिकमेंड करते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। जी जी। ठीक है, और उसके बाद सॉस भी बनेगी, वो भी हम आपको साथ ही साथ बताते जाएंगे। अभी आपने विद स्किन ली है फिश? विद और स्किन ली है मैंने। विदाउट स्किन ली है जी, आपने, तो वो इनकी अपनी मर्जी है कि जिसने विद स्किन भी लेनी हो जी, वो जी, विद स्किन भी ले सकते हैं। जी, जी। और ये सैल्मन फिश यूज कर रहे हैं? जी, सालमन फिश यूज़ कर रहा हूँ ठीक मैं। है। और अगर हमारे देखने वाले नहीं वो सैल्मन खाना चाहते हैं या उनके फूड में अफोर्डेबिलिटी नहीं है सैल्मन की, बिकॉज हर कोई नहीं ये जी जी ऐसे ही अफोर्ड कर सकता है, तो वो कोई भी फिश यूज जी, कर कोई सकते भी फिश यूज़ करो, रेड स्नैप पे यूज़ कर सकते हैं। Okay. ब्लैक रो जो होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन इसको फ्राई नहीं करना, डीप फ्राई नहीं करना, इसको शैलो फ्राई करना है। ओके, ठीक है, यहाँ आप स्टीम कर सकते हैं या ओवन बेक कर लें, ठीक है, और यहाँ इसको शैलो फ्राई कर लें। ठीक है जी और अभी सिर्फ इसके मैरिनेशन में हमने 3 चीजें यूज की जी, हैं। सिर्फ 3 चीज़ें यूज़ करनी है। लेमन जूस, लेमन बटर जी, और गार्लिक पाउडर और गार्लिक पाउडर, बस जी, जी। ये चीजें यूज बस होंगी। ये चीज़ें इसके use अलावा कर- कोई स्पाइसेस इसमें कोई स्पाइसेस नहीं डालने वाह जी हमने। वाह, क्या बात है, इसमें ये तो बड़ी मजे की बनने वाली। तो इसको ऑलरेडी आपने मैरिनेट कर दिया है? नहीं, अभी करनी है मैंने। ठीक है, आप साथ साथ फिर मैरिनेट भी कर लें। और इसको क्या मैरिनेट करके, जैसे अभी तो आप कर रहे हैं, लेकिन इसको कितनी देर पहले हमें मैरिनेट करके रख देना चाहिए? ये फिश का ना सॉफ्ट मीट होता है, इसका इतना इशू नहीं होता। अच्छा। जी जी, वो बीफ का होता है कि उसको मैरिनेट करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए आपको पहले मैरिनेट करना पड़ता है। ये फिश सालमन फिश तो वैसे ही ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट है, तो इसलिए इसको मैं इतना टेंशन नहीं है कि आप इसको पहले करें या बाद में करें। इसको ऑलरेडी बस
अनफ्रोज करें और उसको फ्राई कर लें आप। उसको फ्राई कर लें। सिर्फ 3 चीज़ें जो है ना इसके लिए आपको चाहिए, लेमन जूस चाहिए, गार्लिक पाउडर चाहिए और साथ ही साथ बटर चाहिए। तो अभी वो कर रहे हैं, उतनी देर में हम ज़शान की तरफ चलते हैं। तो ज़शान, जिस तरह शेफ़ अली हमें फ़िश बनाना सिखा रहे हैं, तो बेनिफिट्स हैं और कितनी अच्छी है ख़वातीन के लिए फ़िश खाना। अच्छा, फ़िश के बारे में ना एक चीज़ बड़ी हम लोग पाकिस्तान में कॉमन सुनते हैं, सर्दियों में खानी चाहिए सिर्फ। हाँ। आती सर्दियों में हाँ। और ये सारा, ऐसा नहीं है। प्रोटीन की ये एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। आई वुड सजेस्ट कि चिकन से ज़्यादा अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, बीफ एंड मटन से ज़्यादा अच्छा सोर्स है। और ये हर मौसम में आप खा सकते हैं, मॉडरेशन के अंदर खा सकते हैं, इसमें कोई इशू इस तरह का नहीं है कि जी इसको खाएंगे तो गर्मी हो जाएगी और दाने निकल आएंगे, पिंपल निकल आएंगे। ऐसी कोई मिथ जो है वो फ़िश से रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं। इवन कि वो बातें ये भी हैं कि फ़िश खाने के बाद दूध पीने से भी आपका रंग ख़राब हो जाता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। ये मिथ्स हैं, ये सारी जो बातें हैं ये सिर्फ ऐसी हवा में। जो फ़िश है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, माइक्रो मिनरल्स जो सी से रिलेटेड, ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है, गुड फैट्स हैं, मतलब इसमें लो डेंसिटी के प्रोटीन फैट्स हैं जो कि हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एचडीएल लेवल्स को बढ़ाने के लिए। अगर आपका एचडीएल लेवल बढ़ता है तो आपका एलडीएल लेवल कम होता है। सो एलडीएल लेवल को हमने कम रखना होता है बॉडी के अंदर। लेकिन अगेन ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, इसको प्रोटीन के सोर्स के तौर पर ही यूज़ करना चाहिए। हमारे यहाँ अक्सर बीमार हो जाएं जी फ़िश का सूप बनाएंगे, वो हमने इसको दवाई बना दिया, हमने इसको बड़ा रेयर बना दिया, एक बड़ा मेडिसिनल चीज़ इसको बना दी है। ये प्रोटीन का सोर्स है, इसको आप लंच एंड डिनर एंड किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं और जितनी मर्जी क्वांटिटी में इसको खा सकते हैं। आजकल तो इसका सीजन भी है ना, चले सीजन तो 12 महीने होते हैं, ये 12 महीने ज़्यादातर हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई हुई है ना कि हमने सिर्फ विंटर्स में खानी है। और जिस तरह बाहर एक एहतमाम किया जाता है ना गर्मियों में, उस तरह नहीं होता ना। फिश हमें इस तरह मिल रही होती है, सिर्फ मार्च में मिल रही होती है हमें, उसके अलावा नहीं मिलती है। तो इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? क्या रोज खा सकते हैं और क्या 3 टाइम खानी चाहिए हमें? उससे फिर क्या प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? मैं आपको ना बड़ा इजीली समझा देता हूँ प्रोटीन को लेके। अगर किसी का बॉडी वेट 100 kg है, फर्ज करते हैं 70 kg किसी का बॉडी वेट है, फीमेल्स अपने बॉडी वेट को मल्टीप्लाई करें 1.5 के साथ एंड मेल्स मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, ठीक है। फीमेल्स ने मल्टीप्लाई किया 1.5, मेल्स ने 2 के साथ किया, 70 × 2 इज 140। सो 140 ग्राम प्रोटीन उसने एक दिन में खाना है। 140 ग्राम, 100 ग्राम जो चिकन है वो 25 ग्राम प्रोटीन देता है। 100 ग्राम चिकन, 400 ग्राम चिकन जो है वो 100 ग्राम प्रोटीन देगा। तो 140 में से 100 ग्राम पूरा हो गया, बाकी जो 40 ग्राम्स रह गया है वो आप बाकी चीज़ों से कर सकते हैं। मतलब हमने चिकन वैसे ही मैंने एग्जांपल के लिए बात की ना, आप फ़िश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 400 ग्राम जो फ़िश है वो तकरीबन 22 से 23 ग्राम्स प्रोटीन दे देती है जो 100 ग्राम फ़िश है। अगर आप उसको आधा किलो फ़िश या 400 ग्राम फ़िश जो है वो कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हड्डी तो इसमें होती नहीं है, जो आपने वेट करना होता है वो सॉलिडली सिर्फ प्रोटीन का ही होता है, गोश्त का ही होता है वेट। तो 400 ग्राम चिकन या 400 ग्राम फिश ये आप कंज्यूम कर सकते हैं पर डे के अंदर, पर डे के लिए कर सकते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कोई भी यहाँ पे कर रहा होगा 400 ग्राम, बहुत मुझे नहीं लगता कि इतना कर रहे हैं। वो एक आधा पीस खा ले तो हमें लगता है कि शायद ये हमारा प्रोटीन का लेवल ऐसे ही पूरा हो गया, वरना ऐसा नहीं है। घर के अंदर सालन बनता है उसके अंदर भी 2 बोटियां चिकन की होंगी, वो हमें लगता है कि शायद वो पूरा हो गया, वरना ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आयरन की कमी है तो उसके लिए भी ये अच्छा सोर्स है, या उसके लिए फिर हमें गोश्त ही खाना पड़ेगा जिसमें आयरन रिच हमें मिलते हैं एलिमेंट्स? आयरन रिच जो गोश्त है वो ऑर्गन मीट ही है। अच्छा। या बीफ या मटन है या ऑर्गन मीट है, मतलब कलेजी और इस तरह की कुछ लोग वो नहीं खाते हैं ऑर्गन मीट या इस तरह नहीं खाते, तो उनके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है? आयरन के सप्लीमेंट्स खाएं फिर। आयरन का सप्लीमेंट देखिए, अभी हम फीमेल एथलीट्स की बात कर रहे थे, फीमेल्स की अपनी जो इनटेक है वो आयरन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जब वो एथलीट होते हैं और वो एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर उनको आयरन ज़्यादा चाहिए, कैल्शियम ज़्यादा चाहिए, उनकी टोटल जो रिक्वायरमेंट है ना न्यूट्रिएंट्स की वो बढ़ जाती है। न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट वो हम डेली अलाउंस से हम चेक नहीं करते, वो परफॉर्मेंस डेली अलाउंस से हम चेक करते हैं। सो दैट्स द रीज़न मैं तो यही आज सोच भी रहा था कि सिंपली आप कोई अच्छे लेवल का सप्लीमेंट कंज्यूम करें डेली बेस पे, और साथ में अपना प्रोटीन और कार्ब्स और फैट की क्वांटिटी अच्छी रखें, ऑल इज़ गुड देन। कि मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपकी
डाइट से वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हो रहे हैं, तो आप सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर हाँ सकते ऑफ कोर्स कर सकते हैं। फार्मा ग्रेड का सप्लीमेंट किसी भी फार्मेसी से मिल जाता है, कोई इशू नहीं इसके अंदर। ठीक है, उसका कोई साइड इफेक्ट तो साइड नहीं इफेक्ट आयरन का कभी कभार आता है कि वो कॉन्स्टिपेशन की तरफ लेके जाता है, लेकिन वो स्टार्टिंग की डोज में होता है। 1-2 दिन आपकी बॉडी अडेप्ट करती है, इतने ज़्यादा आयरन की जो आपने कंज्यूम किया होता है ना कैप्सूल, उसको अडेप्ट कर रही होती सही है। है। तो जब बॉडी अडेप्ट अच्छे तरीके से कर जाती है देन इट इज़ वेरी गुड। आयरन एंड जिंक का सप्लीमेंट या कैल्शियम का आप सप्लीमेंट कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, उसका सप्लीमेंट आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हमारे साथ ज़िशान महमूद ख़ान मौजूद थे जो हमें बता रहे थे कि जो एथलीट्स ख़वातीन हैं जो और या आम ख़वातीन भी हैं, उनमें अगर आयरन कैल्शियम या इस चीज़ की कमी हो जाती है तो वो किस तरह अपनी ग़िज़ाई किल्लत को पूरा कर सकती हैं। तो ज़िशान थैंक यू सो मच कि आप आए, उसके ऊपर बात की। अब शेफ़ अली की तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या हमारी सॉस बन गई है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऑरेंज सॉस रेडी। ठीक है, ये ज़रा दिखाएं जी, हमारी जो सैल्मन फिश स्टेक बनी है। जी जी ठीक है, वेरी नाइस, वेरी प्रिटी प्लेट। और जैसे ज़शान भी बात कर रहे थे कि रेनबोज या कलर्स को जो है ना अपनी प्लेट में इंक्लूड करना चाहिए, तो वो सारे कलर्स हमें नज़र आ रहे हैं। जी जी वेजिटेबल्स भी हैं उसमें, फिर प्रोटीन का एक बड़ा अच्छा सोर्स है, फिर कार्ब्स भी इसमें हमें थ्रू पोटैटोज मिल जाएंगे। जी जी तो वो एक अच्छी प्लेट बन गई है। तो शेफ़ अली रज़ा हमारे साथ मौजूद है। शेफ़ अली थैंक यू सो मच कि आप आए और इतनी अच्छी मज़ेदार सी जो रेसिपी आपने हमारे साथ शेयर की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ तालीम के हवाले से बात कर ली जाए, क्योंकि तालीम किसी भी कौम की तरक्की की बुनियाद होती है और इस निज़ाम की रूह उस्ताद होता है। वक्त के साथ साथ जहाँ दुनिया के तालीमी मयार बदल रहे हैं, वहीं तदरीस के तरीके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और स्टूडेंट्स के साथ राब्ते के अंदाज में भी बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। क्योंकि जदीद दौर में तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं रही है। जो तदरीसी अमल है ना, अब उसमें डिजिटल टूल्स, इंटरैक्टिव लर्निंग, स्टूडेंट्स की नफ्सियात को देखना, तामीरी फीडबैक जैसे अनासर भी शामिल हो चुके हैं। अब टीचर्स जब तक इन नए रुझानात से वाकिफ़ नहीं होंगे, तब तक वो स्टूडेंट्स की मुकम्मल रहनुमाई ख़ुद से नहीं कर सकेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जदीद दौर में जदीद तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए असातिज़ा की मुसलसल तरबियत वक्त की अहम ज़रूरत बन चुकी है। तो आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि हमारे असातिज़ा जदीद तदरीसी तरबियत हासिल कर रहे हैं। अगर नहीं तो वो जदीद तदरीसी तरबियत कैसे हासिल कर सकते हैं, कहाँ से हासिल कर सकते हैं और किन की ज़िम्मेदारी है कि उनको जदीद तकाज़ों के साथ आरास्ता कराया जा सके। तो इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रज़ा और रहमान साहब मौजूद हैं जो कि माहिर तालीम है। उनसे बात करते हैं। रज़ा साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, बहुत शुक्रिया लाहौर न्यूज़ का, थैंक यू वेरी मच फॉर। और साथ ही साथ अब्दुल रहमान ने भी हमें ज्वाइन किया है जो कि करियर काउंसलर हैं, साथ ही स्टूडेंट काउंसलर भी हैं, और उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये क्या मामला है और किस तरह असातिज़ा को भी इस पे राय में लेकर आया जा सकता है ताकि वो भी एक कह लें कि लर्निंग प्रोसेस से गुजरे। तो अब्दुल रहमान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? I'm all good. Thank you very much for having me on the show. रज़ा साहब, सबसे पहले आप ही से बात करना चाहूँगी, क्या हमारा जो मौजूदा निज़ाम है वो हमारे असातिज़ा को जो जदीद तकाज़े हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं किसी भी तालीम के, उनको पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए, आज की जो तालीम है ना, जो बच्चे को हमने ट्रांसफ़र करनी है, डिलीवर करनी है, ट्रांसफॉर्म करनी है, उसमें सबसे पहले बच्चे को सोचने की सलाहियत, सवाल करने की सलाहियत और उसके बाद उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये 3 चीज़ों पे हमारा फोकस होना चाहिए टीचर्स का। तो अब इसको तमाम टीचर्स जो सुन रहे हैं, जो वालिदैन सुन रहे हैं, इसको खुद एनालाइज़ करें कि क्या हम बच्चे को सोचने की सलाहियत डेवलप कर रहे हैं, क्या हम उसको किसी काम को तजर्बा करने की सलाहियत डेवलप कर रहे हैं, और क्या ये काम ज़रूरी नहीं है। आज का बच्चा चाहता क्या है, जैसे आपने शुरू में इंट्रो में कहा ना जी, आज के बच्चे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पढ़ना चाहते हैं या उनका अंदाज़ डिफरेंट है क्योंकि उनके पास डिजिटल टूल्स हैं, उनके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो उस्ताद क्या अपने आप को इस तरह ट्रेन कर पा रहा है? तो इसका अगर हम गौर करें या इसके लिए अगर हम पूरा एक
अपना कैनवस देखें, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल का है चाहे वो या प्राइवेट स्कूल private का है, तो schools का। उसमें हमें नज़र आएगा कि चीदा लोग हैं जो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं और वो बच्चों की ट्रेनिंग वैसे करना चाहते हैं। मेजॉरिटी वही रवायती कॉन्टेम्प्रेरी मेथड के ऊपर चल रही है और वही अंदाज़ तालीम है, अंदाज़ डिलीवरी है और वो उसी तरह पढ़ा रहे हैं। और अब बच्चों को ये लगता है कि शायद ये थोड़ा सा ऑड मेथड है पढ़ाने का, इसे उन्हें एंजॉय नहीं करते या वो पढ़ना चाहते नहीं। तो आज अगर आप देखें पिछला 9th का रिजल्ट भी देखें या आप 11th का देख लें, तो उसमें सिर्फ ये नहीं है कि वो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, उसको जिन लोगों ने पढ़ाया है वो भी तो वो देखें ना तरीक़ाकार कि किस अडॉप्ट तरह नहीं कर का। सके कि बच्चे वो आउटपुट दें आपको। तो ये चीज़ डिपेंड करती है, टीचर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका पढ़ाने का अंदाज़ क्या सही है, है। आपका स्टाइल क्या है और बच्चे आप किस तरह अटैच करते हैं, क्या चीज़ें डेवलप करते हैं। सोच डेवलप करना मेरा ख्याल है आज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे के बिल्कुल लिए, ऐसे ही है। सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर सवाल करने की सलाहियत, इसके बगैर तो आप समझें कि बच्चा है ही नहीं, ये तो है ही ना, नहीं। बच्चों बिल्कुल के पास ऐसे ही इस वक्त सवाल करने की सलाहियत मौजूद है सही। क्योंकि उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतना डाटा इंटरनेट के सही जरिए है। कि अब वो हर बच्चा आपसे सवाल कर सकता है, जिसको मर्जी रोक के पूछ लें, कोई भी सवाल पूछ लें वो जवाब ज़रूर देगा, चाहे सही दे गलत दे मिलता जुलता दे, लेकिन उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है। और जो रह गई उसको हल करने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो उनकी क्वालिटी है वो ज़रूर वक्त के साथ साथ डेवलप होती है और वो टीचर की काबिलियत, वालिदैन की काबिलियत, ये सब चीज़ें उसके अंदर कैलकुलेट लेकिन होती हैं। हम चले बच्चों की ट्रेनिंग के ऊपर तो बात करते हैं, लेकिन टीचर की ट्रेनिंग जो है वो किसकी जिम्मेदारी है, वो किसके अंडर आती है? देखिए- वो रियासत के अंडर आती है, वो इंतज़ामिया के अंडर आती है, या फिर वो टीचर्स को खुद देखना पड़ता है कि मैंने अगर कोई नई चीज़ें आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो मैंने उससे खुद आरास्ता होना है, उसकी अवेयरनेस खुद लेनी है, उन टूल्स के बारे में खुद जानना है, पढ़ना है? देखिए मुनीबा, मैंने तो अर्ज़ किया कि बच्चों को क्या चाहिए और बच्चों के जो आज के ब्रेन हैं वो किस लेवल के हैं, तो इसके हिसाब से टीचर को भी तैयारी करनी पड़ेगी। है। और टीचर को अपने आप को जब क्लास में लेके जाना है या कहीं भी बच्चे के साथ बैठना है, तो वो उसके कैलिपर का होगा तो बच्चा उसकी ये बात को obviously सुनेगा, true। समझेगा और उसको टीचर मानेगा। अदरवाइज तो आज का बच्चा जो है वो टीचर से ज़्यादा बेहतर है। बहुत सारी वो कहते जगहों हैं, पे हम ऐसे आपके मिसालें उस्ताद देखने को मिलती हैं जी, देखने को मिलती हैं। अब ये जहाँ तक बात रह गई किसकी जिम्मेदारी है, तो ऑफ कोर्स ये सबसे पहले रियासत की जिम्मेदारी ठीक है, है। क्योंकि रियासत जब भी कोई काम करती है, कोई भी काम का रियासत जिम्मेदारी ले ले, जो कि वो जिम्मेदार होती है, और लेकिन जब वो करना चाहे तो वो फौरी तौर पे कर लेती है। बड़े बड़े काम हमारे यहाँ पे भी ऐसे हैं, जब रियासत ने एक्शन लिया है तो वो करवा लिए हैं, चाहे वो ट्रैफिक रूल्स पे है, चाहे वो जी, हेलमेट पहनने पे। चंद एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ, वरना दुनिया में तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं बड़ी अच्छी अच्छी। जब रियासत करना चाहे तो वो बेहतरीन अंदाज से काम होता है। तो लेकिन रियासत के अलावा ये हमारी अपनी टीचर्स की अपनी पर्सनल जिम्मेदारी भी है, ये स्कूल्स ओनर्स की भी जिम्मेदारी है, ये प्रिंसिपल्स की भी जिम्मेदारी है कि उनको ट्रेन किया जाए और आज के दौर के ऐन मुताबिक ट्रेन किया जाए, जिसमें डिजिटल लिटरेसी है, जिसमें दुनिया में आने वाले जो आजकल के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर कमांड है, उसके ऊपर नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, और ये सब चीज़ें अपने इख्तियार में हैं टीचर्स के कि उसे सीखना चाहते हैं कि नहीं चाहते। आपने क्या फेसबुक पे रील्स को सिर्फ आपने वो करना है आगे पीछे, या आपने कोई ऐसी चीज़ भी सीख लेनी है जिससे आपके स्कूल में, आपके बच्चों में कोई ऐसी चीज़ आ सके, नई चीज़ सिखा सकें आप उनको। इनोवेशन जो है ना वो नहीं, यहाँ पर आपने वही जो हमारे ज़माने की होती थी पढ़ाई, और टीचर्स आते थे, पीछे से स्लाइड्स चल रही होती थी और उसके ऊपर से पढ़ा के ना चले जाते थे। अब ये बच्चे जो है ना वो इस तरह काबू नहीं आएंगे आपके, हम तो चले काबू आ गए थे आपके। अब्दुल रहमान की तरफ जाऊँगे। अब्दुल रहमान, आपको क्या लगता है कि आज का जो टीचर है, या जो कितने सालों से पढ़ाते आ रहे, डेकेड्स हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को बदला नहीं है, वो उसी तरह उसी जॉनरा में, उसी कह लें कि पुरानी रिवायात के साथ चलते आ रहे हैं कि जी यही निज़ाम है और इसी को हमने लेकर चलना है, तो कैसे बदला जा सकता है और इसका इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर क्या होता है और खुद टीचर्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या आता है? मुनीबा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और हमारे उस्ताद हमें कहा करते थे कि खड़े हुए पानी पर जो है वो बैक्टीरिया, हाँ। और खड़े हुए जिस्म पर गिद्ध मंडलाना शुरू हो जाता है, और इसी तरह जो स्टैग्नेंट इल्म है वो भी ऑब्सोलीट हो जाता है और वो भी करोड़ हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है, एवोल्यूशन तो बहुत ज़रूरी है, चलते रहना, तब्दीली, इम्प्रूवमेंट, प्रोग्रेस, दीज आर ऑल द इंटीग्रल पार्ट्स। हमें इसको थोड़ा सा जूम आउट कर कर देखना पड़ेगा। हम ये समझते हैं कि अगर एक डॉक्टर के पास हमें चेकअप कराने के लिए जाना है तो उस डॉक्टर का कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी होगा हमारे लिए। हमें एक बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट करना है तो उसके लिए हमें ये ख्वाहिश होगी कि एक तगड़ा इंजीनियर जो है वो अवेलेबल हो। इसी तरीके से आप ज़िंदगी के डिफरेंट शुबाहात में एक्सेलेंस सीख करते हैं और कहते हैं कि उस फील्ड का प्रोफेशनल और एक हाई कैलिबर बंदा, एक हाई पोटेंशियल बंदा उस काम को एग्जीक्यूट कर सके। लेकिन अगर हम उसको जूम आउट करके देखें तो आपको ये पता चलेगा एट अ बिगर पर्सपेक्टिव, एट अ बिगर स्पेक्ट्रम, कि इन तमाम तर लोगों की शख्सियत
और इन तमाम तर लोगों को प्रोफेशनली ट्रेन करने वाला, ग्रूम करने वाला और वो नॉलेज उनमें इंस्टिगेट करने वाला एक उस्ताद होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन तमाम तर प्रोफेशनल रोल्स के ऊपर जो एक अम्ब्रेला का किरदार अदा कर रहा है वो इटसेल्फ एक टीचर है। सो ये एक जिम्मेदारी है। और सबसे ज़्यादा अगर हम इसको सोशल पर्सपेक्टिव से तो हमने बात कर ली, अगर हम इसको रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी देखें तो खातुमुन नबीयीन आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, वो हर फील्ड में ही वॉज एन अमेजिंग पर्सनैलिटी। आप किसी भी एग्जाम्पल को ले लें, ही वॉज एन आइडियल पर्सन फॉर दैट। लेकिन उन्होंने जो चीज़ खुद के लिए चूज की, दैट वॉज द रोल ऑफ अ टीचर। सो इट मीन्स कि ये एक सेक्रेड प्रोफेशन है, ये बाय चॉइस होना चाहिए, बाय चांस नहीं होना चाहिए। सो अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्लिंग इन अ प्रोफेशन, देन दिस इज नॉट समथिंग विच इज फॉर यू। ये एक सेक्रेड और एक जिम्मेदारी का किरदार है। देखिए, आप एक जो बंदूक है उसके अंदर जितने बुलेट्स होती हैं उतने लोगों को वो जान से हलाक कर सकती है, लेकिन एक ऐसा शख्स जो कि हकीकी तौर पर एक उस्ताद नहीं है और वो जो है वो मेंबर नशीन हो गया है, तो वो पूरी जो नस्ल है वो तबाह कर सकता है और उसका जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा फेटल होगा और इर्रिवर्सिबल होगा। इसी तरीके से आपने जिस तरह से कहा कि वो लोग जो पुराने तदरीसी अमल को लेकर के साथ चल रहे हैं, अब वो चीज़ें ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, बिकॉज नॉलेज जो है, जो इल्म है, जो इंफॉर्मेशन है, वो डिसेंट्रलाइज हो गई है। अब अगर आपको कोई चीज जाननी है तो आपको भाग करके लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं पेश आती। आपको अब किसी टीचर की, किसी ट्रेनर की इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती। Chat GPT is there for you, Gemini is there for you, Grok is there for you, DeepSeek is there for you। आप अपना फोन उठाएं और आपको वर्ल्ड क्लास इंफॉर्मेशन जो है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स, IMF रिपोर्ट्स, वर्ल्ड लेवल सर्विस आपको आपके एक क्लिक के ऊपर विद इन 5 to 10 सेकंड्स आपको अवेलेबल होते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि अब इंफॉर्मेशन तो डिसेंट्रलाइज हो गई। जो चीजें मुझे पता है वो आपको भी पता है, वो बैक स्क्रीन बैठे हुए तमाम तर लोगों को भी पता है, लेकिन उस्ताद कहलाने के लिए मुझे एक सुपीरियरिटी डेवलप करनी पड़ेगी, जो चीज़ें इस सबसे ज़्यादा होंगी। और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने स्टूडेंट के साथ पर्सनलाइज्ड लेवल पर कनेक्ट कर सकें। जिस तरह रज़ा साहब ने कहा कि डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए, आपको मॉडर्न टूल्स, टेक्निक्स, इक्विपमेंट का इस्तेमाल आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फ्लडिंग हो रही थी रिसेंट डेज में, स्कूल्स बंद थे, तो क्या अब हम अपना निज़ाम तालीम बंद कर दें? हम इसको समेट कर घर अपने साथ ले जाएं? अर्थक्वेक्स आते हैं, अब हमारे मुल्क में तो आए दिन अनफॉर्चुनेट चीजें हैं, नेचुरल क्लैमिटी होती रहती है। नेचुरल क्लैमिटी के साथ साथ हमारी सोशल क्लैमिटीज रुकने का नाम नहीं ले रही। आजकल भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, किसी और मुल्क में कोई मसला हो जाए, तो हमारे यहाँ जो है वो सड़कें बंद और जलाओ घिराओ का निजाम शुरू हो जाता है। सो आई थिंक इसके ऊपर हमें जो मॉडर्न डिजिटलाइजेशन है उसके ऊपर भी आपको काम करना चाहिए और मॉडर्न वेज के साथ टीचर्स को अपने आप को अपग्रेड कर फिर आपको जो है वो क्लासरूम एक्सेस करना। अब तो हर किसी के पास नॉलेज है, हर बच्चे के पास, जो सिर्फ पहले के ज़माने में असातिज़ा से हम लोग कलेक्ट करते थे नॉलेज, अगर हमें कुछ चाहिए होता था या तो लाइब्रेरीज जाते थे या फिर हम टीचर्स के पास जाते थे, जी हमें बता दें ये चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही है। अब हमारे हाथों में वो चीज़ मौजूद है, हमें हर चीज़ मिल जाएगी। वो हमने कंपैरिजन करना है तो हमारे फ़ोन में हर चीज़ मौजूद है। क्या आपको लगता है कि अब टीचर्स के लिए इसको कोप अप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा? ये जो न्यू टेक एरा आता जा रहा है, तो टीचर्स जब तक अपने आप को इससे रास्ता नहीं कराएंगे, न्यू टेक्नोलॉजीज को नहीं परखेंगे, तब तक बच्चों के साथ उनका वो जो एक कम्युनिकेशन है, ये जो गैप है ना, ये ज़्यादा होता जाएगा। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और ये बड़ी खतरे की बात है। खतरे की बात है। अर्ज करूँ क्यों कि अभी अब्दुर्रहमान ने जिक्र किया कि चैट GPT है, ग्रॉक है और परप्लेक्सिटी है, इस तरह के जितने भी ये AI टूल्स हैं। जब बच्चों ने उनसे पूछा ना कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मुझे इंग्लिश की ग्रामर नहीं आती, मुझे साइंस में ये चीज़ नहीं आती, मुझे मैथ्स में ये नहीं आती, मुझे ये स्किल नहीं आती, मुझे ABC कोई भी स्किल नहीं आती, तो ये इसकी रीज़न क्या है? वो डेफिनेटली ग्रॉक उसको बताएगा कि आपने ये नहीं किया। इसके बाद जब वो फर्दर इसको थोड़ा एक्सप्लोर करेगा तो वो बताएगा आपका टीचर ठीक नहीं था, आपके टीचर ने आपको ठीक पढ़ाया नहीं है। तो मैं हमेशा टीचर से भी आपके 2-3 प्रोग्राम में पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, वालिदैन से, कि ये ज़बरदस्त किस्म का आइडेंटिफायर होगा और ये बता देगा बच्चों को कि आपके वालिदैन ने आपकी तरबियत ठीक नहीं की, आपके टीचर ने आपको ठीक पढ़ाया नहीं है, आपने कौन कौन से काम ज़िंदगी में स्टेप गलत लिए हैं और जिसकी वजह से आप आज इस स्टेज पे खड़े हैं। तो ये इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इतना बड़ा टूल जिसके बहुत सारे फ़ायदे लिए जा सकते हैं। यानी इसी टूल को अगर आप चाहेंगे तो बहुत सारे फ़ायदे भी ले सकते हैं कि फ़र्ज़ करें मेरे अंदर कोई कमज़ोरी है तो मैं अपनी उस कमज़ोरी को या उस गलती को दुरुस्त करना चाहता हूँ, तो ये मुझे बता सकता है कि आपको क्या एडवाइस कर सकता है कि आपने क्या क्या स्टेप लेने हैं तो आप बेहतर हो जाएंगे। इसी तरह ये मुझे ये भी आइडेंटिफाई करके बता सकता है कि मेरे अंदर ये जो कमी है, कमज़ोरी, इसकी वजह क्या है, उसकी रीज़न्स क्या हैं।
यानी अगर आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स भी उसको दे दें तो ये उसका सोल्यूशन भी आपको निकाल देता है। अगर आपका कोई केस चल रहा है अदालत में तो उसके बारे में भी आप इसको पूरी डिटेल दे दें तो आपको बता सकता है कि इसके सोल्यूशंस क्या हैं, तो इसकी रीजंस क्या हैं वो भी बताएगा आपको और सोल्यूशंस भी बताएगा। तो जब बच्चे कल को पूछेंगे इनसे कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है या हमें मनी मैनेजमेंट नहीं आती या हमें आज सोसाइटी के अंदर अपने आप को इंस्टिल करना नहीं आता, तो ये उन्हें बता सकेगा कि आपके स्कूल, आपके कॉलेज, आपके यूनिवर्सिटी ने आपको ये काम गलत कराए हैं जिसकी वजह से आप इन क्वालिटीज़ के हामिल नहीं हो सके हैं। तो बराए करम टीचर्स, उस्ताद कराम, वालदैन कराम, आप इस बात को नोट कर लें कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है ये ज़बरदस्त किस्म की एनालिस्ट होगी, ये इससे पूरा डाटा लेगी और एनालाइज कर लेगी कि किसकी कहाँ पे गलती थी। तो देखें बाज़ अभी भी हमारी जनरेशन में भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जी हमारे एक टीचर ने हमें मारा था, गलत किया था, उसकी वजह से हमारे अंदर ये कमी आ गई। ये बहुत कम लोग होंगे, 10 में से कोई 2 होंगे या 1 होगा, लेकिन आने वाले दौर में ये 100 में से 99 बच्चे होंगे जो आपका पूरा एनालिसिस कर लेंगे और बता देंगे कि ये आप हमारे टीचर्स ने ये गलत किया था और उसकी गलती की वजह से आज हमारी फैमिली सफ़र कर रही है और उसके बाद हो सकता है उससे अगली फैमिली भी सफ़र करे। तो टीचर्स को ये बात जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को ना बिल्कुल ठीक कर लें। तो हमारे साथ बात कर रहे थे रज़ा रहमान साहब, माहिर तालीम, और अब्दुल रहमान करियर काउंसलर हमारे साथ मौजूद थे। तालीम के हवाले से हम बात कर रहे थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और जनाब आज के दौर में नौजवानों के दरमियान ताल्लुकात बनाना आम हो चुका है। सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन और जदीद तर्ज़ ज़िंदगी ने लोगों को मज़ीद करीब कर दिया है, मगर जितना आसान ताल्लुकात बनाना हो चुका है उतना ही ज़्यादा लोग ताल्लुकात में धोखाधड़ी या फ़रेब का शिकार भी हो रहे हैं। जबकि सच्चाई, समझदारी और जज्बाती तवाज़ुन के साथ अगर ताल्लुकात बनाए जाए ना सिर्फ धोखा खाने से बचा जा सकता है बल्कि एक खूबसूरत, बामकसद और देर पार रिश्ते भी कायम किए जा सकते हैं। लेकिन दौरे हाजिर में अक्सर लड़के और लड़कियां दिल से रिश्ता निभाते हैं मगर बदले में उन्हें टूटा हुआ दिल, एतमाद की कमी और शदीद ज़हनी दबाव का सामना करना पड़ता है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? लोग मोहब्बत में धोखा क्यों खाते हैं और क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? इस पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है। डॉक्टर ताहिरा रुबाब हैं, उनसे बात करते हैं, माहिर नफ्सियात हैं, कि इसके पीछे की नफ्सियात क्या है कि आप अगर किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, आपका ताल्लुक़ होता है, तो फिर उसमें धोखा आपको क्यों मिलता है? यहाँ आजकल ये मामला क्यों इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? तो डॉक्टर ताहिरा आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। डॉक्टर ताहिरा, ये क्या आजकल मतलब सच्ची मोहब्बत करने वाले कहते हैं जी, एक बंदा कहता है जी मैंने तो सच्ची मोहब्बत की थी उसके साथ, वो खा लड़का हो लड़की हो, लेकिन मुझे आगे से धोखा मिल गया, मुझे आगे से जो है ना वो फरेब मिल गया, लेकिन मैंने सच्ची मोहब्बत की थी। क्या वजह है कि सच्ची मोहब्बत करने वालों को धोखा मिल रहा है आजकल? देखिए पता क्या मुनीबा, कुछ चीज़ें ना बड़ी क्लियर होती हैं कि आपने इंसान को मोहब्बत की ना 3 दफ़ा यकीनी तौर पे मोहब्बत होती है। अच्छा। पहली मोहब्बत होती है जब आप स्कूल के ज़माने में होती है और हो सकता है वो आपको पहला क्रश आपका आपके टीचर के ऊपर आ जाता है, या आप कोई और जो है वो कोई भी पसंद आ सकता है उस वक्त जो आपको कोई अच्छा लग रहा हो, तो उस वक्त आपकी मोहब्बत जो है ना बचपन की एक मोहब्बत होती है। उसके बाद व्हेन यू गेट मतलब जब आप हो जाते हैं ना थोड़ा सा अपने टीन्स में जाते हैं, तो उस वक्त क्योंकि आपका एक हार्मोनल रश इतना ज़्यादा होता है तो आप गलत सही नहीं देख रहे होते, आप सिर्फ ये देख रहे होते कि आपको अट्रैक्ट क्या कर रहा है, आपको अच्छा क्या लग रहा है और कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपके होने को वैलिडेट कर रही है। तो आप यू फॉल फॉर समबडी, वहाँ पे आपकी किसी के साथ भी जो है वो एक एफिलिएशन और इमोशनल अट्रैक्शन जो है वो हो जाती है। दैट्स द सेकेंड। थर्ड स्टेज जो यूजुअली होती है लोगों को, वो होती है जब वो व्हेन दे आर अबाउट टू देयर मतलब 40s और अपने 30s के उसके ऊपर जाते हैं, तो फिर उनको यूजुअली मोहब्बत जो है वो होती है। वैसे तो मोहब्बत किसी भी वक्त हो सकती है, मैं ये समझती हूँ, लेकिन नॉर्मली इस तरह से होता है। अब वो मोहब्बत, ये जो टीन्स वाली मोहब्बत होती है, अब क्योंकि हमने तो नहीं फैसला किया कि ये रिलेशनशिप किस तरह का होगा, और वो इंटेंस भी बहुत होती है। यूजुअली ये जो आप हार्ट ब्रेक्स की बात करिए ना, मुझे धोखा क्यों हुआ, मैंने तो सच्ची, ये इस एज के लोग जो होते हैं, जो टीन्स में होते हैं और फिर वो 20s में अपने जाते हैं, तो उन लोगों को इन चीज़ों को ज़्यादा फेस करना पड़ता है। वो जो मोहब्बत बनी होती है वो प्योरली इमोशनल बेस्ड होती है, इमोशन बेस्ड होती है। और दूसरा जो है वो उसमें आपने कभी भी आपके साथ क्या सूट करेगा क्या सूट नहीं करेगा, लॉजिक्स तो कहीं उसमें होती ही नहीं है, और ना ही वो आपको पता होता है कि क्या वाकई वो बंदा जो आपके साथ चलेगा। तो क्योंकि आपको मुख्तलिफ चीज़ें अट्रैक्ट कर रही होती हैं, तो फिर आप बेहतर से बेहतर की तरफ जो है वो जाना शुरू कर देते हैं, तो फिर हार्ट ब्रेक्स जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं।
देन जब हम 40s की बात करते हैं तो उस वक्त आपको थोड़ी 30s और 40s की बात करते थोड़ी सी समझ आना शुरू होती है, तब तक आपकी शादी हो चुकी होती है और मोहब्बत में सवाल इसके कि आपको चीट किया जाए या आपको धोखा मिले और आपको कहा जाए कि मैंने तो सच्ची मोहब्बत की थी, मेरे साथ कोई धोखा हुआ, इसके अलावा कोई चारा आपके पास बचता नहीं है। तो फिर दिस इज़ हाउ द स्टोरी गोज ऑन कि आपने कहा डिफरेंट लोग जो हैं वो आपको चीट कर रहे होते हैं और सर्कमस्टेंशियल भी चीज़ें होती हैं क्योंकि हर इंसान का रिलेशनशिप में आने का जो एजेंडा है वो बहुत डिफरेंट होता है। हाँ, जब लोगों के अपने अपने एजेंडास डिफरेंट होते हैं, दो लोगों का डिफरेंट एजेंडा होता है तो फिर रिलेशनशिप कभी नहीं चल लेकिन पाता। आजकल तो बहुत सारे रिलेशनशिप्स या फिर बहुत सारे जो ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं वो झूठ की बुनियाद पर ताल्लुक कायम किया जाता है। रिलेशनशिप्स या एजेंडा जो होता है उनका वो झूठ की बुनियाद पर होता है और यूजुअली मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जो है बेस किया जाता है। लेकिन लकीली पता क्या, अभी की जो जनरेशन है जिसको हम जेन कहते हैं वो दे आर लिटिल क्लियर अबाउट दिस कि उन्होंने रिलेशनशिप बनाना है, उन्होंने टाइम पास करना है, उन्हें सिचुएशनशिप में जाना है, उन्होंने क्या करना है, दे आर वेरी क्लियर। हाँ, एक बॉन्डिंग जो है लास्टिंग जिसको हम कहेंगे कि जी एक बॉन्ड आपका बने, आपकी शादी और वो लास्ट कर जाए, उसका ट्रेंड थोड़ा सा जो है वो कम हो रहा है बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू टेक एनी काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी फ्रॉम एनीबॉडी। भी नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और टॉक्सिसिटी भी। वो कहते हैं कि भाई आप क्लियर है मेरे साथ, मतलब हमने ये इस रिलेशनशिप को ऐसे लेके चलना है, मैच करता है फाइन, नहीं मैच करता तो आई एम नॉट गोइंग टू पुट एन एफर्ट। क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है कि मैं तुम्हें धक्का लगाऊं चलो इस रिलेशनशिप को बनाओ। ये रिलेशनशिप खुद से चलेगा, तुम चाहते हो मैं चाहती हूँ तो फिर चल सकता है, अदरवाइज तुम्हें लगे कि मैं तुम्हें घसीटूँ या तुम मुझे घसीटो तो ये पॉसिबल नहीं है। आज की जनरेशन इस चीज़ के ऊपर जो है वो ज़्यादा है, इसलिए टॉलरेंस का लेवल जो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया और ब्रेकअप्स हमें बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आना शुरू हो गए। पहले तो आपको पता होगा कि हम लोग जो है ना वो बहुत लंबे अरसे तक चल रहा है ताल्लुक को लेकर चलते रहते थे। मतलब टॉक्सिसिटी भी आ रही है, लड़ाई भी आ रही है, बहुत वो अच्छे ताल्लुकात थे, मैं उनको बुरे ताल्लुकात नहीं कह रही, लेकिन अब डायनामिक्स जो है वो चेंज हो गए और फिर क्योंकि मोहब्बत अवेलेबल बहुत ज्यादा हो गई है, पहली अवेलेबिलिटी हर जगह से तो मोहब्बत मिल रही होती है, बहुत ज्यादा होती और सोशल मीडिया पे तो सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है, मोहब्बत ही मोहब्बत वहां से आपको जो है ना उमड़ रही होती है। और फिर दूसरा इसको क्योंकि अब थोड़ी सी एक्सेप्टेंस मिलना शुरू होगी ना इस कॉन्सेप्ट को कि हाँ वाकई लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, जब वो एक्सेप्टेंस होना शुरू हो जाती है तो वो चीज़ थोड़ी कॉमन हो जाती है। जब मोहब्बत कॉमन होगी तो ऑफ कोर्स ब्रेकअप्स भी तो कॉमन होंगे ना। दिस इज द साइकिल जो कि चलता रहेगा और वो नजर भी आना शुरू हो जाएगा। और फिर ब्रेकअप्स को आप बहुत सीरियसली के ग्लोरीफाई भी कर रहे होते हैं। यस, ग्लोरीफाइंग ये प्रोसेस भी बहुत ज्यादा है कि जब ब्रेकअप हो गया तो उसको बताओ, हाईलाइट करो और शो करो और सेलिब्रेशन ऑफ ब्रेकअप्स होती है, सेलिब्रेशन ऑफ डाइवोर्स होती है, बहुत कुछ जो है वो आजकल ट्रेंड्स में जो है बहुत ज़्यादा कुछ होना शुरू हो गया है। विच इज़ मैं ये समझती हूँ कि ठीक है जेंजीज जो है वो थोड़े से क्लियर माइंडेड जरूर है, नॉट ओनली अबाउट द रिलेशनशिप बट अबाउट सिर्फ जेंजीज नहीं डॉक्टर ताहिरा, आजकल तो जिनकी 40-40 साल शादी हो गई थी और अब उनको समझ आई है कि ये तो टॉक्सिसिटी थी, टॉक्सिक रिलेशनशिप था, तो वो 40 साल बाद भी अपना रिश्ता खत्म कर रहे हैं कि अब उनको अवेयरनेस आई है उन खवातीन या मर्दों को दोनों में, और ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं बहुत ज्यादा। मैं तो क्लिनिक पे देख ही रही होती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऑफ कोर्स अपने 40s में जाके बहुत कॉमन हो रहा है कि अपना पार्टनर दोबारा से देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ को दोबारा से जो है वो रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं अराउंड देयर रिलेशनशिप, और ये आदमी और औरतों में दोनों। और ऑफ कोर्स ये अवेयरनेस की वजह से है क्योंकि अब हमारे ऊपर वो जो था ना एक प्रेशर भी था और हमारी ट्रेनिंग भी थी कि रिलेशनशिप निभाना ही निभाना है। एक हो गया अगर मतलब हमें उस वक्त ये भी बड़ा खौफ होता था कि अगर आपकी एक मोहब्बत ख़त्म हो गई तो अगली मोहब्बत को बताना पड़ेगा कि भाई मोहब्बत ख़त्म हो गई है, वो ख़त्म क्यों हुई है, वो सारा कुछ। तब ये भी बड़ा डर लगता था ना, अब ये डर नहीं है, अब ये डर नहीं है। इसलिए आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज इन द रिलेशनशिप जो है पार्टनर्स में वो बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गया क्योंकि इसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और लोग जो है दे डोंट माइंड इट कि उतना ज़्यादा हो। यस, कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो स्टक कर जाते हैं अपने रिलेशनशिप में। मैं आज ही एक वो रिसर्च पढ़ रही थी जिसमें दे मेंशन कि जब किसी के साथ आपका कोई लव रिलेशनशिप होता है, हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप होता है, उसका इम्पैक्ट आपकी सोल के ऊपर आता है। सोल क्रिएट्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद दैट सोल,
उनका। और वो कोई अगर आपका कोई अच्छा और बुरा दोनों ही रिलेशनशिप हो, इट इफेक्ट्स यू फॉर 7 years। इतना लंबा वो आपका अच्छा और बुरा दोनों इफेक्ट्स जो हैं वो आपको 7 years तक लास्ट करते हैं आपकी सोल के ऊपर बेसिकली। और कई दफा आपको पता है ब्रेकअप जब लोगों के होते हैं, पीपल फील लाइक दे आर डाइंग, मरने वाले हो जाते हैं, ये मामला हो जाता है कि सोल टू सोल कनेक्शन हुआ होता है और उनको समझ नहीं आ रही होती है। तो इसलिए इस चीज़ को कह लें कि कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है एक रिलेशनशिप के अंदर। डॉक्टर तायरा रुबाब हमारे साथ मौजूद थी, माहिर नफ्सियात हैं, और बात हम कर रहे थे रिलेशनशिप्स के हवाले से। डॉक्टर तायरा, थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।